नमस्कार। विशेषण भाग 4 में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे प्रत्यय विशेषण, क्रिया प्रत्यय विशेषण, विशेषण की अवस्थाएं तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पढ़ते हैं विशेषण भाग 4। विशेषण भाग 4। प्रत्यय विशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रत्यय विशेषण कहा जाता है। यानी वे शब्द जो विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रत्यय विशेषण कहा जाता है। जैसे बहुत सुंदर पुष्प है। पुष्प की विशेषता क्या है? वह सुंदर है। और इस सुंदर की विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर है, यानी बहुत है। तो कहने का मतलब पुष्प है, जो जातिवाचक संज्ञा है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि वो सुंदर है, और वो सुंदर की भी विशेषता क्या है? बहुत। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसे प्रत्यय विशेषण कहा जाता है। जैसे गहरा लाल रुमाल है। रुमाल जातिवाचक संज्ञा है, रुमाल की विशेषता क्या है? वह लाल है। लाल भी कैसा है? गहरा है। तो गहरा क्या हो गया? प्रत्यय विशेषण हो गया। लाल क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी तरह सिंदूरी लाल अनार है। अनार जातिवाचक संज्ञा हो गई। अनार की विशेषता वो लाल है। लाल की विशेषता क्या है? सिंदूरी है। यानी सिंदूरी लाल अनार है। तो अनार की विशेषता लाल, लाल क्या हो गया? विशेषण। और इस लाल की विशेषता क्या है? सिंदूरी। तो ये क्या हो गया? प्रत्यय विशेषण। इसी प्रकार सुर्ख लाल चुनरी है। सुर्ख लाल चुनरी है। चुनरी जातिवाचक संज्ञा। चुनरी की विशेषता लाल, लाल की विशेषता सुर्ख। सुर्ख का मतलब गहरा लाल। सुर्ख, सुर्ख से क्या बना? सुर्खी बना है, जिसे हम होटल लाली कहते हैं व्यवहार में। सुर्ख गहरा लाल। तो कहने का मतलब लाल विशेषण हो गया, और लाल की विशेषता सुर्ख है, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय विशेषण हो गया। यहां स्पष्ट हुआ इन उदाहरणों से कि जो शब्द विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें प्रत्यय विशेषण कहा जाता है। क्रिया प्रत्यय विशेषण, ये रूप भी देखने को मिलता है। क्रिया प्रत्यय विशेषण, जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया प्रत्यय विशेषण कहा जाता है। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया की विशेषता क्या है? तेज है। और तेज की विशेषता क्या है? बहुत है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि क्रिया की विशेषता तेज और तेज की विशेषता बहुत है। तो बहुत क्या हो गया? क्रिया प्रत्यय विशेषण हो गया। यानी वे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया प्रत्यय विशेषण कहा जाता है। जैसे मोर बहुत धीरे उड़ता है। मोर बहुत धीरे उड़ता है। तो उड़ना क्रिया हो गई। क्रिया की विशेषता धीरे, और धीरे की विशेषता बहुत। तो बहुत क्या हो गया? क्रिया प्रत्यय विशेषण हो गई। इसके बाद में है वह कुछ धीरे चलता है। वह कुछ धीरे चलता है। तो चलता है वह क्रिया है, और उस क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे। और धीरे की विशेषता है कुछ। तो कुछ क्या हो गया? प्रत्यय विशेषण हो गया। इसी तरह सारिका
थोड़ी तेज बोलती है। बोलना क्या है? क्रिया है। बोलना क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। और तेज की विशेषता क्या है? थोड़ी। तो थोड़ी क्या हो गया? क्रिया प्रविशेषण हो गया। तो यहां इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है, लेकिन जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण, क्रिया प्रविशेषण, उसके बाद में है विशेषण की अवस्थाएं। महत्वपूर्ण बिंदु विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की जो अवस्थाएं मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 3 मानी गई है। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इस प्रकार विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई है। मूलावस्था यानी उस अवस्था को कहा जाता है जहां तुलना का बोध नहीं होता। जो मूल अवस्था होती है, जैसे प्रिय व्यक्ति है तो प्रिय है वह विशेषण है, विशेषण की अवस्था के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन यहां तुलना का बोध नहीं हो रहा है। तो जहां तुलना का बोध नहीं होता, विशेषण अपनी मूल अवस्था में ही प्रयुक्त होता है, तब उसे विशेषण की मूला अवस्था कहा जाता है। जैसे प्रिय, श्रेष्ठ, गुरु, लघु, इस प्रकार ये विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई? मूलावस्था हो गई। उत्तरावस्था, जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं में तुलना का बोध होता है, तुलना होती है, तब वहां विशेषण की उत्तरावस्था होती है। यानी जब 2 वस्तुओं और 2 व्यक्तियों में तुलना का बोध होता है वहां विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? उत्तरावस्था होती है। तो कहने का मतलब 2 में से किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताते हैं, तब वहां विशेषण की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? उत्तरावस्था होती है। जैसे प्रियतर, राम श्याम से प्रिय है। इस वाक्य में विशेषण की जो अवस्था का शब्द है प्रिय, वही काम में लिया गया है, लेकिन यहां बोध देखिए आप, राम श्याम से प्रिय है, इसका मतलब 2 में तुलना हो रही है और राम को श्याम से क्या बताया जा रहा है? प्रिय बताया जा रहा है। जब 2 की तुलना होती है उसमें से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं हम, तब वहां क्या होता है? विशेषण की उत्तरावस्था होती है। अगर ऐसा कहें राम श्याम से प्रियतर है, तब भी वहां विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? उत्तरावस्था होगी। तो यहां जो उत्तरावस्था है विशेषण की, उसमें संस्कृत भाषा का कौन सा प्रत्यय लगता है? तरप प्रत्यय लगता है। हिंदी भाषा का तर प्रत्यय लगता है। शब्द इस प्रकार बनते हैं तर प्रत्यय लग करके: प्रियतर, श्रेष्ठतर, गुरुतर, लघुतर, उच्चतर, निम्नतर, इस प्रकार। उत्तमावस्था, जब अनेक व्यक्तियों में या अनेक वस्तुओं में किसी एक को श्रेष्ठ या निम्न बताते हैं, तब वहां विशेषण की उत्तमावस्था होती है। यानी अनेक में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने का बोध जहां होता है, वहां विशेषण की जो अवस्था होती है वो उत्तमावस्था होती है। जैसे बालकों में कृष्ण चतुर है, बालकों में कृष्ण चतुर है। तो बालकों में कृष्ण चतुर है, यहां चतुर शब्द है वह विशेषण की मूलावस्था का ही है, लेकिन यहां क्या है? अनेक में से एक को क्या है? श्रेष्ठ बताया जा रहा है, अच्छा बताया जा रहा है, चतुरता का बोध हो रहा है, तुलना हो रही है, इसलिए वहां क्या है? विशेषण की उत्तम अवस्था है। तो कहने का मतलब
विशेषण की मूलावस्था वाक्य में प्रयुक्त हो सकती है, बशर्ते वहां अनेक में से एक को श्रेष्ठ या निम्न बताने का जहां बोध होता है, वहां विशेषण की उत्तम अवस्था होती है। शब्द बनाते हैं तब वहां संस्कृत भाषा का तमप प्रत्यय, हिंदी का तम प्रत्यय लगाते हैं, और ये क्या है, श्रेष्ठता का बोध कराने वाला है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई अंग्रेजी। प्रियतम, श्रेष्ठतम, गुरुतम, लघुतम, उच्चतम, निम्नतम, श्रेष्ठतम, इस प्रकार। यहां देखिए आप, इन उदाहरणों से हम स्पष्ट करेंगे कि प्रश्न किस रूप में आता है और हमें उत्तर क्या देना है। प्रिय छात्र है, अगर ऐसा आता है प्रिय छात्र है, तो यहां विशेषण की मूलावस्था है, क्योंकि तुलना का बोध नहीं हो रहा है। प्रिय बालक है, श्रेष्ठ बालक है, चतुर बालक है, तब वहां क्या है, विशेषण की मूलावस्था होती है। राम श्याम से प्रिय है, रमा उमा से प्रिय है, पुत्र से प्रिय है, तो वहां जब बोध हो रहा है, तो दो में से तुलना का बोध जब होता है, तब शब्द तो हम व्यवहार में क्या है, मूलावस्था का ही लेते हैं, लेकिन विशेषण की जो अवस्था प्रकट होती है वो कौन सी होती है, उत्तरावस्था होती है। तो ये ध्यान रखना है हमें, ये उत्तरावस्था। यहां हम ऐसा लिखें, प्रियतर, प्रियतर, कोई दिक्कत नहीं है। राम श्याम से प्रियतर है, राम श्याम से प्रियतर है, लेकिन स्थिति स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि शब्द ही बता देता है कि यहाँ दो में तुलना हो रही है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा उदाहरण, बालकों में राम प्रिय है, अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। बालिकाओं में गीता प्रिय है, तो जहां अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताते हैं, तब वहां विशेषण की उत्तमावस्था होती है, लेकिन शब्द जो है वह मूलावस्था का ही व्यवहार में हम काम में लेते हैं। अगर यहां प्रियतम करते हैं, प्रियतम, तब स्पष्ट हो जाता है कि तम प्रत्यय लगते ही क्या विशेषण की उत्तमावस्था होती है। तो वाक्य संरचना में जब आएगा तो विशेषण की मूलावस्था ही आएगी, चाहे वो क्या है, साधारण वाक्य हो जहां तुलना का बोध नहीं होता है, जहां दो में तुलना का बोध होता है, जहां अनेक में तुलना का बोध होता है, तब भी विशेषण की मूलावस्था का शब्द ही जो विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है वही काम में लिया जाता है। वहां हमें बताना होता है कि यहाँ विशेषण की कौन सी अवस्था है। वैसे हम इनको विशेषण के रूप में देखते हैं, तब प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, लघु, लघुतर, लघुतम, इस प्रकार। तो परिभाषित रूप में हम ऐसा कह सकते हैं, जहां तुलना का बोध नहीं होता वहां विशेषण की मूलावस्था होती है। जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना होती है वहां विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जहां अनेक में एक को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है वहां विशेषण की उत्तमावस्था होती है। क्या होती है? उत्तमावस्था होती है। ये है विशेषण की तीन अवस्थाएं। चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पूरा आनंद लीजिए, पूरा आनंद लीजिए। यहां देखो आप, आनंद लीजिए और पूरा आनंद लीजिए। आनंद क्या है? भाव है। क्या है? भाव है। और यहाँ पूरा आनंद लीजिए, ये क्या परिमाण का बोध करा रहा है, लेकिन अनिश्चित परिमाण का बोध करवा रहा है। इसलिए यहाँ कौन सा विशेषण हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया।
यथेष्ट फल दीजिए। फल, यथेष्ट, यथेष्ट जो है क्या है, परिमाण का बोध करवा रहा है। यथेष्ट फल दीजिए, परिमाण का बोध करवा रहा है। बशर्ते यहां ध्यान हमें ये रखना है कि जो यथेष्ट शब्द है वो किसके रूप में प्रयुक्त हो रहा है, अनिश्चित परिमाण के रूप में व्यक्त हो रहा है, अनिश्चितता के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो अनिश्चित परिमाण का बोध नहीं होने के कारण इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। फल शब्द वैसे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ फल जो है वो परिणाम का सूचक है, न कि जैसे अनार है, आम है, अंगूर है, ये फल नहीं होकर के यथेष्ट फल दीजिए यानी इच्छा अनुसार परिणाम दीजिए, ये यहाँ बोध हो रहा है। और घी लाओ, और घी लाओ, तो यहां भी क्या है, ये और है वो अनिश्चित परिमाण का बोध करवा रहा है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। थोड़ी बात, तो यहां भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। बहुतेरा काम, यहां भी क्या है, बहुतेरा शब्द है वो क्या है, निश्चित परिमाण का बोध नहीं करवा रहा, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं। कुछ संज्ञाओं के अंत में ओ जोड़ने पर अपरिमाणवाचक विशेषण बनता है। यानी कुछ संज्ञाओं के अंत में हम ओ का विधान करते हैं, ओ जोड़ते हैं, तो वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे घड़ा एक के स्वरूप में प्रयुक्त होता है, एक का बोधक एक घड़ा, लेकिन घड़ों, ढेर, ढेरों, मन या मण, मणों, यानी घड़ों दूध चाहिए, तो घड़ों अनिश्चित परिमाण का बोध करवा रहा है। ढेरों अनाज पड़ा है, तो यहां भी क्या है, अनिश्चित परिमाण का बोध करवा रहा है। ये मणों घी चाहिए, तो मणों घी चाहिए, तो मण है वो क्या है, एक मण, इसका मतलब निश्चित परिमाणवाचक का। मणों यहाँ क्या अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब कुछ संज्ञाओं के अंत में जब हम ओ का विधान करते हैं तब वे अनिश्चित परिमाण बोधक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। कई परिमाण बोधक विशेषण एक दूसरे से मिलकर प्रयुक्त होते हैं। यानी कुछ परिमाण बोधक विशेषण है वो एक दूसरे से संयुक्त होकर के विशेषण का स्वरूप प्रकट करते हैं। बहुत सारा काम, तो सारा भी विशेषण है और बहुत भी क्या है, विशेषण है। ये दोनों मिलकर के विशेषण को प्रकट कर रहे हैं। बहुत सारा काम, तो यहां क्या है, अपरिमाण बोधक विशेषण, अपरिमाण बोधक विशेषण या अपरिमाणवाचक। बहुत कुछ आशा है, बहुत कुछ आशा, तो यहां कुछ क्या है, विशेषण है, और बहुत भी क्या है, विशेषण है। बहुत कुछ मिलकर के ये क्या है, आशा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो यहां भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। और कौन सा परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत कुछ, बहुत सारा, तो यहां स्पष्ट हुआ कई परिमाणबोधक विशेषण मिलकर के और संयुक्त रूप में विशेषण के ही बोध करवाते हैं। किसका बोध कराते हैं, विशेषण का ही बोध करवाते हैं। इस प्रकार हमने इन उदाहरणों से समझा। इसके बाद में एक परिमाण सूचित करने के लिए भर शब्द जोड़ देते हैं, लेकिन वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये बात महत्वपूर्ण है। यानी व्यवहार में हम भर शब्द लगाते हैं और वो क्या है, एक प्रमाण का बोध करवाने वाला है।
एक प्रमाण सूचित करने के लिए, यानी एक का बोध करवाने के लिए भर शब्द का भी हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। जैसे एक गज कपड़ा, तो यहां निश्चित परिमाण वाची विशेषण है, एक गज कपड़ा। और अगर ऐसा कहा है गज भर कपड़ा, देखिए आप व्यवहार में गज भर कपड़ा दीजिए, तो गज भर है वो भी क्या है, एक गज का बोध करवा रहा है, तब भी यहाँ कौन सा हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये ध्यान रखना है। एक तोला सोना, तोला भर सोना, तो तोला भर भी एक तोले का ही बोधक है, तो यहां भी निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। एक हाथ जग है, निश्चित परिमाणवाचक। हाथ भर जगह, ये भी क्या है, हाथ भर भी क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। एक मुट्ठी इलायची, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मुट्ठी भर इलायची, तब भी क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कहने का मतलब जब एक परिमाण का बोध होता है, एक का बोध होता है, वहां भर लगा देते हैं, तब भी वो एक का ही बोध करवाता है। ये सारे के सारे शब्द जब हम व्यवहार में क्या है, काम में लेते हैं, तो वहां क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये हमें ध्यान रखना है, तो महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इसके बाद में है सार्वनामिक विशेषण व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछा जाए सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने गए हैं, तो 4 भेद माने गए हैं। इसको हमने पहले पढ़ा है विस्तार से, ठीक है। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद माने गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं। मूल सार्वनामिक विशेषण, यानी मूल सर्वनाम से बना है, वह मूल सार्वनामिक विशेषण हो गया। और 2 नंबर है यौगिक सर्वनाम, यानी यौगिक सर्वनाम से बना है, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। हमने सार्वनामिक विशेषण की पहले भी चर्चा की है। जो सर्वनाम है उनका ही प्रयोग विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, एक बात। और जो मूल सर्वनाम है उन्हीं से बने हैं जो विशेषण, वे क्या है, मूल सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और जो यौगिक 2 की योग से या प्रत्यय का विधान होकर के जब कोई शब्द, कोई विशेषण शब्द प्रत्यय का विधान होकर के प्रयुक्त होता है, तब उसे क्या कहा जाता है, यौगिक सर्वनाम और यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। तो प्रत्यय के विधान से ये बनते हैं। जैसे मूल सर्वनाम से बना मूल सार्वनामिक विशेषण, वह यह बालक है, कोई नौकर। तो यहाँ ये मूल सर्वनाम है और ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए मूल सार्वनामिक विशेषण हो गए। यौगिक सर्वनाम, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहें जो मूल सर्वनामों के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं। क्या लगने से बनते हैं, प्रत्यय लगने से बनते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है, ये ध्यान रखें। यानी यौगिक जो है सर्वनाम, इनका प्रयोग किसके साथ में होता है, संज्ञा के साथ में होता है। और इनका प्रयोग भी किनके साथ में हो रहा है, संज्ञा के साथ में हो रहा है। घर है, बालक है, नौकर, ये क्या है, संज्ञा है, तीनों ही जातिवाचक संज्ञा है। जैसे वैसा महल है, तो वैसा यौगिक सर्वनाम है और इससे क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण बना है। यदि यौगिक सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ, वैसा महल है। जैसा देश है, यह भी यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा घर है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। कैसा आदमी है, ये भी यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ये यौगिक कैसे हुए, जैसे इस है, इससे क्या बना, ऐसा बना, आ प्रत्यय हो गया। ई का गुण क्या हो गया, ई का वृद्धि क्या हो गया, आई हो गया। इससे क्या हो गया, ऐसा हो गया। किस, ई का वृद्धि होकर के कई बन गया और आ प्रत्यय लग गया तो कैसा हो गया।
जिस, ई का वृद्धि क्या हो गया, आई हो गया, तो जय, और आ प्रत्यय लगा, सह का आ हो गया, तो जैसा। उष, ऊ का वृद्धि वही होता है, ऊ के स्थान पर वही, और शा, ये हो गया। तो इससे ऐसा, किससे कैसा, जिससे जैसा। प्रत्यय का विधान हुआ, आ प्रत्यय लगा है, इनके साथ में वृद्धि हुआ है प्रथम स्वर में, और वृद्धि होने के कारण क्या बना ये यौगिक सर्वनाम, और यौगिक सर्वनाम से यौगिक सार्वनामिक विशेषण के रूप में ये प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि सार्वनामिक विशेषण जो है वो व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के माने गए हैं, मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो आज हमने विस्तार से परिचर्चा की प्रत्यय विशेषण, क्रिया प्रत्यय विशेषण और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आज का प्रेरक प्रसंग है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ा करके नारी शिक्षा के महात्म्य को सिद्ध किया। वर्तमान में नारी शिक्षा के महत्व पर और नारी शिक्षा के महात्म्य पर अधिक बल दिया जा रहा है। पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा देश। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।